अब हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल लॉ का पास्ट पेपर 2024। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, कैन यू ड्रॉ डिस्टिंक्शन बिटवीन द राइट्स ऑफ सेल्फ डिफेंस अंडर आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर एंड द राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस अंडर द कस्टमर इंटरनेशनल लॉ। राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस जो है उसको यूएन का चार्टर का आर्टिकल 51 कैसे डिस्क्राइब करता है और कस्टमर इंटरनेशनल लॉ कैसे डिस्क्राइब करता है, इसको हमने डिस्कस करना है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, हमने पहले डिस्कस किया हुआ है काफ़ी डिटेल से, तो अभी जो है ना इसको सिर्फ हम ओवरऑल लेंगे। पहला हम जो देखते हैं यूनाइटेड नेशंस के जो सेल्फ डिफेंस है उसको पहले डिस्क्राइब कर लेते हैं। सेल्फ डिफेंस जो है एक फंडामेंटल प्रिंसिपल इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो कि स्टेट्स को अलाउ करता है कि जब उनके ऊपर आर्म्ड अटैक हो तो वो खुद को डिफेंड करने के लिए आर्म यूज़ ऑफ फोर्स जो है ना वो कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए लीगल फ्रेमवर्क की बात कर लेते हैं। पहले सबसे राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस अंडर आर्टिकल 51 ऑफ द यूनाइटेड चार्टर के जो है ना उसको कैसे डिस्क्राइब करता है। यूनाइटेड चार्टर जो है इसका आर्टिकल 51 राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस को रिकॉग्नाइज करता है। इट स्टेट्स दैट नथिंग इन प्रेजेंट चार्टर शैल इम्पेयर द इनहेरेंट राइट ऑफ इंडिविजुअल कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस को कोई चीज़ जो है ना इनहेरेंट नहीं कर सकती। अगर एक चीज़ स्टेट के ऊपर जो है वो आर्म्ड अटैक हुआ है तो वो एज उसके रिस्पॉन्स में सेल्फ डिफेंस का हक रखते हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, ये कंडीशन जो है वो है आर्म्ड अटैक। स्टेट के ऊपर जो है ना वो आर्म्ड अटैक होगा तभी उसके पास सिर्फ सेल्फ डिफेंस का हक है। अगर नॉन आर्म्ड अटैक हो रहे हैं, जैसे कि हमारे पास जो है कुछ आइडियोलॉजिकली अटैक होते हैं, ठीक है, थ्रो मीडिया, उनके ऊपर सेल्फ डिफेंस अप्लाई नहीं होता, बल्कि सेल्फ डिफेंस जो है वो आर्टिकल 51 के मुताबिक सिर्फ आर्म्ड अटैक्स के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस अंडर कस्टमर इंटरनेशनल लॉ। तो इसकी हम देखें तो ये ब्रॉडर स्कोप कस्टमर इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि ये भी जो सेल्फ डिफेंस है उसके राइट को डिस्क्राइब करता है, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है वो फिट आर्टिकल 51 के मुकाबले में ज़्यादा ब्रॉडर है। ठीक है, इट अलाउज द टू स्टेट टू सेल्फ डिफेंस इन द रिस्पॉन्स ऑफ आर्म्ड एक्ट, बट जो नॉन आर्म्ड एक्ट होते हैं उनके ऊपर भी ये अप्लाई इसका कस्टमर इंटरनेशनल लॉ का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है स्कोप एंड लिमिटेशन। सेल्फ डिफेंस की स्कोप एंड लिमिटेशन क्या है, इसकी हम बात करें सबसे पहले हमारे पास कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस है। आर्टिकल 51 जो है कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस को अलाउ करता है, मीनिंग दैट के स्टेट जो है वो कैन एग्जिस्ट ईच अदर इन रिस्पॉन्डिंग टू एन आर्म्ड अटैक को यानी एज अ होल स्टेट जो है ना वो इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोपोर्शनैलिटी एंड नेसेसरी। आर्टिकल 51 जो है ये और जो कस्टमरी लॉ है ये दोनों दैट रिक्वायर द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, यानी कि प्रोपोर्शनल होना चाहिए, सेल्फ डिफेंस को मुनासिब होना चाहिए। जितना आपके ऊपर आर्म्ड अटैक हुआ है उतना ही उसके मुकाबले में आप सेल्फ डिफेंस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स ले लेते हैं। इसकी एग्जांपल में निकागोरा केस है 1986 का। ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिफेंस को उसने हाईलाइट किया आईसीजी ने इस केस में, और उसके अलावा डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल्फ डिफेंस और कस्टमर इंटरनेशनल लॉ के जो है ना उसको कस्टमर इंटरनेशनल लॉ आर्टिकल 51 के अंडर जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस उसको डिस्टिंक्शन किया गया। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द सेल्फ डिफेंस लीगल फ्रेमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट ऑफ द राइट सेल्फ डिफेंस कॉन्स्टिट्यूट्स एन एक्सेप्शंस टू द प्रोहिबिशन ऑफ द यूज ऑफ फोर्स अंडर आर्टिकल 24 ऑफ द यूनाइटेड चार्टर। ही सेज सॉरी ये क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ पर्सपेक्टिव जुरिस्डिक्शन अंडर इंटरनेशनल लॉ के अंदर पर्सपेक्टिव जुरिस्डिक्शन क्या है, इसकी डिफरेंट टाइप्स को जो है ना वो डिस्कस करें। सबसे पहले हम देखते हैं पर्सपेक्टिव जुरिस्डिक्शन क्या है। इट रेफर्स टू द स्टेट्स अथॉरिटी टू मेक लॉ, रेगुलेट कंडक्ट एंड प्रिस्क्राइब लीगल स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज। स्टेट के पास वो राइट जिससे वो लॉज को बनाए, उसको रेगुलेट करे, जो कंडक्ट हैं उनको रेगुलेट करें इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज़ की जब बात करते हैं तो उसमें ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस दोनों आते हैं। उनके जो बिहेवियर को कंडक्ट रेगुलेट करने के लिए जो लॉज एंड रेगुलेशंस बनाने की अथॉरिटी स्टेट के पास होती है उसको हम कहते हैं प्रिस्क्रिप्टिव जुरिस्डिक्शन। ठीक है, इसकी टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है। स्टेट के पास ये जुरिस्डिक्शन हासिल है
कि वो अपनी अथॉरिटी को विद इन इट्स स्टेट एक्सरसाइज करे, ठीक है, ओवर ऑल पर्सनस प्रॉपर्टी इवेंट्स ईटीसी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पर्सनल जुरिस्डिक्शन। पर्सनल जुरिस्डिक्शन जो है इट अलाउज अ स्टेट टू प्रिस्क्राइब लॉज बेस्ड ऑन द नेशनैलिटी और सिटीजनशिप ऑफ एन इंडिविजुअल्स। ठीक है, इंडिविजुअल्स की रिगार्डलेस ऑफ देयर कंडक्ट, वो क्या करते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं, उससे हट के सिर्फ नेशनैलिटी या सिटीजनशिप के हवाले से जो है ना हर शहरी के ऊपर जब स्टेट एक लॉ बनाने की जो रखती है अथॉरिटीज, हम कहते हैं पर्सनल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन। यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन जो स्टेट्स को अलाउ करती है टू एक्सरसाइज prescriptive jurisdiction over certain offences recognized on as serious violation of international law। जब इंटरनेशनल लॉ जो है वो सीरियसली वायलेट हो रहा हो, तो स्टेट के पास ये एक है अथॉरिटी है कि वो जो है ना वो प्रिस्क्रिप्टिव जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटेक्टिव जुरिस्डिक्शन। प्रोटेक्टिव जुरिस्डिक्शन जो है दैट अलाउज टू स्टेट्स टू लेजिस्लेट अगेंस्ट एक्शंस कमिटेड आउटसाइड देयर टेरिटरी एंड थ्रेटन देयर इंटरनेशनल सिक्योरिटी। स्टेट के पास जो है ना ये अथॉरिटी होना के जो उसके ख़िलाफ़, ठीक है, यानी कि कोई ऐसा एक्शन जो कि उसकी टेरिटरी से बाहर हो रहा है लेकिन उसकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है, स्टेट जो है उसके ख़िलाफ़ जो है ना वो लीगल एक्शन ले सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव जुरिस्डिक्शन। रिस्ट्रिक्टिव जुरिस्डिक्शन जो है ना इट इन्वॉल्व्स अ स्टेट अप्लाइंग इट्स लॉज टू प्रोटेक्ट इट्स सोवरेनिटी। अपनी ही सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट जो लॉ जो है ना वो इम्प्लीमेंट करती है, तो उसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव जुरिस्डिक्शन। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट जो है ना जुरिस्डिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट आर कंसिडर्ड एज द प्रिंसिपल ओरिजिनल एंड प्रिंसिपल सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, हमारे प्रोवाइड एंड डिस्कस इनटू टू एग्जांपल्स इलस्ट्रेटिंग द फैक्ट दैट स्टेट्स पोजेस द मोस्ट फुल ब्लोन फॉर्म ऑफ लीगल पर्सनालिटी एंड अंडर इंटरनेशनल लॉ। स्टेट एज अ प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ हमने जो है ना इसको डिस्क्राइब बहुत दफ़ा किया हुआ है। ठीक है, तो इसको स्टेट को एज अ इंटरनेशनल लॉ जो है ना वो डिस्क्राइब करने के लिए इस वक्त हमारे पास जो है ना स्टेट की लीगल पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास टू एग्जांपल्स है। सबसे पहली है ट्रीटी मेकिंग कैपेसिटी। स्टेट के पास चूँकि ट्रीटी मेकिंग कैपेसिटी होती है, यूनाइटेड नेशंस का जो फ्रेम, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस का फ्रेम ऑफ कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो है, इसमें जो है ना स्टेट्स शामिल होती हैं। स्टेट के पास अथॉरिटी होती है कि वो ट्रीटीज़ को रिकोगनाइज कर सके, निगोशिएट कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक है, जो विद इन इट्स टेरिटरी जो है ना वो कर सके, यानी कि स्टेट जो ट्रीटीज़ है ना उसमें बेसिकली जो एक्टर्स होते हैं, जो ट्रीटीज़ साइन कर रहे होते हैं, वो बेसिकली स्टेट्स ही होती हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है असेस टू इंटरनेशनल कोर्ट। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जैसे स्टेट्स के पास ये एक राइट होता है कि वो अपने डिस्प्यूट्स को आईसीजे के अंदर जो है ना वो लेके जा सके और उसको जो है ना लीगली एक फ्रेमवर्क के जरिए हल करने की कोशिश करें। जब हम डिस्प्यूट्स की बात करते हैं स्टेट्स की, तो ये ज़्यादातर जो है ना एक या दो स्टेट्स के दरमियान होती है। ठीक है, जैसे ज़्यादातर डिस्प्यूट्स वो होते हैं वहाँ पे होते हैं जहाँ पे एक स्टेट जो है वो दूसरी स्टेट के साथ अपने होने वाली ट्रीटी को जो है ना उसके ख़िलाफ़ अगेंस्ट हो, यानी उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करे। इसी का जो स्टेट ये वाला जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है ना, इसका हमारे पास बी पार्ट है, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑन द फैक्ट ऑफ द फैक्ट दैट स्टेट्स आर स्टिल प्राइमरी सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। कहते हैं कि ये बताएं कि जो हमारे पास प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस हैं, मॉडर्न वर्ल्ड है, उसमें हम चूँकि जानते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये डिस्कस करें कि जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं तो अभी भी स्टेट को एज अ प्राइमरी सोर्स ही प्राइमरी सब्जेक्ट ही लिया जाता है। तो इसका एडवांटेज क्या होगा और डिसएडवांटेज क्या होगा। सबसे पहले हम एडवांटेजेस देखते हैं। सोवरेनिटी एंड ऑटोनॉमी। स्टेट जो है ना ये remain their sovereignty and ability to govern themselves without external interference। ठीक है, स्टेट जो है ना एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के बगैर, यानी किसी भी तरह की एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट के बगैर उनके पास एक सोवरेनिटी और एबिलिटी होती है कि वो अपने जो बिहेवियर्स हैं उसको गवर्न कर सके।
ठीक है। दे हैव, उसके अलावा जो है ना इसका एडवांटेजेस ये है कि स्टेबल जो हमारे पास होते हैं ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके पास इतनी सॉवरेनिटी जो है ना वो नहीं होती। ठीक है, उसके आप देखें ना कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को अपना डिसीजन लेने के लिए अपने डिफरेंट मेंबर कंट्रीज़ जो हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे करना पड़ता है। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो खुद से डिसीजन नहीं ले सकती जब तक कि मेंबर स्टेट अप्रूव ना करें, लेकिन स्टेट के पास अपनी सॉवरेनिटी होती है। ठीक है, फिर है स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्टेबिलिटी। प्राइमेसी ऑफ स्टेट इंटरनेशनल प्रोवाइडर स्टेबल फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो है एक स्टेबल फ्रेमवर्क है ड्यू टू द प्राइमेसी ऑफ स्टेट। ठीक है, स्टेट और टेरिटरीज में एंटर हो सकती हैं, डिप्लोमेसी में इंगेज हो सकती हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकती हैं। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट के जो प्राइमेसी ऑफ स्टेट है कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ठीक है, पहला है लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स। जब आप इंटरनेशनल लॉ के अंदर सिर्फ स्टेट को एज अ प्राइमरी सब्जेक्ट देखते हो तो आप इंटरनेशनल जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं उनको उनके रोल को लिमिट कर देते हैं, उनकी लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो NGOs हैं और इंडिविजुअल्स हैं उनकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर बहुत कम रिप्रेजेंटेशन है, बल्कि तकरीबन ना होने के बराबर है। ठीक है, फिर इनइक्वालिटी अमंग स्टेट्स। इसका स्टेट को जब हम प्राइमरी सब्जेक्ट के तौर पे लेते हैं तो उसमें एक चीज़ होती है कि स्टेट के जो है ना दरमियान इनइक्वालिटी है रिसोर्सेज के हवाले से, डेवलपमेंट्स के हवाले से। ठीक है, तो इनइक्वालिटी की वजह से क्या होता है कि जो पावरफुल स्टेट्स हैं उनका जो है डिसीजन वो दूसरी स्टेट्स को, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को इफ़ेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, सो इस तरह से हम कह सकते हैं एज अ कंक्लूजन कि स्टेट जो है ना वो प्राइमरी सब्जेक्ट हैं, प्रिंसिपल सब्जेक्ट्स हैं इंटरनेशनल लॉ का, और उसके कुछ जो है ना वो एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इज इंटरनेशनल लॉ और लॉ पॉजिटिव मोरालिटी गिव रीजंस टू सपोर्ट योर इन आंसर। हमने पढ़ा था ना उसका ऑस्टिन का कॉन्सेप्ट कि वो कहता है कि इंटरनेशनल लॉ बेसिकली लॉ नहीं है, ये एक जो है ना पॉजिटिव मोरालिटी है। तो कहते हैं कि साबित करें कि इंटरनेशनल लॉ एक लॉ है या पॉजिटिव मोरालिटी है, तो अपने आंसर को जो है ना सपोर्ट भी करें। ये बेसिकली एक ना थीसिस एंटीथीसिस वाला क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे इसका हम देख लेते हैं। ये जो है डिबेट ये बहुत पुरानी है, ऑस्टिन के बाद से चल रही है। तो अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लॉ जो है कि लॉ है, और उसको सपोर्ट में हम कुछ पॉइंट्स इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला तो बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस। इंटरनेशनल लॉ जो है ना वो बाइंडिंग एग्रीमेंट्स होते हैं, ट्रीटीज बाइंडिंग होती हैं, एग्रीमेंट्स बाइंडिंग होते हैं, बाइंडिंग होती है यानी कि रिटर्न होती हैं। और अगर हम ये कहें कि ये इंटरनेशनल लॉ पॉजिटिव मोरालिटी है तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मोरालिटी रिटर्न नहीं होती। ठीक है, रिटर्न हमेशा लॉज होते हैं। फिर हमारे पास है जुडिशल इन्फोर्समेंट। इंटरनेशनल लॉ जो है ना उसको जुडिशली इन्फोर्स किया जाता है। उसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट्स बनी हुई है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, जो कि इस तरह की बॉडीज़ हैं जो इंटरनेशनल लॉ है उसको जुडिशल इन्फोर्स करवाती हैं। जबकि अगर हम ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ एक पॉजिटिव मोरालिटी है तो जो मोरालिटी है उसकी जुडिशल इन्फोर्समेंट नहीं होती। ठीक है, उसकी लीगल इन्फोर्समेंट नहीं होती। फिर हमारे पास कस्टम इंटरनेशनल लॉ है, राइजेज फ्रॉम कंसिस्टेंट स्टेट प्रैक्टिस एंड इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ बाइंडिंग इवन इन द एब्सेंस ऑफ रिटन एग्रीमेंट्स। ठीक है, रिटन एग्रीमेंट्स के बगैर भी ये एक बाइंडिंग लॉ है। ठीक है, रिकॉग्निशन ऑफ लीगल पर्सनालिटी। स्टेट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पोजेस लीगल पर्सनालिटी अंडर द इंटरनेशनल लॉ के अंडर जो है वो हम देखते हैं कि स्टेट और जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके पास लीगल जो है ना पर्सनालिटी मौजूद है। जबकि अगर इंटरनेशनल लॉ जो है वो मोरालिटी होती है तो उसके अंदर स्टेट्स या कोई भी एक्टर जो है उसको लीगल पर्सनालिटी हासिल नहीं होनी थी। ठीक है, अब हम जो है ना देखते हैं इसका काउंटर जो आर्गूमेंट है उसको हम देख लेते हैं कि इंटरनेशनल लॉ क्यों एक पॉजिटिव मोरालिटी है। सो लेक ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी सबसे पहला इसके ऊपर क्रिटिसिज्म है, इंटरनेशनल लॉ के ऊपर ये क्रिटिसिज्म भी है। और वो लोग जो इंटरनेशनल लॉ को पॉजिटिव मोरालिटी सिर्फ एक समझते हैं वो ये सबसे बड़ा आर्गूमेंट पेश करते हैं कि इंटरनेशनल लॉ के पास कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, सेंट्रल लीगल फ्रेमवर्क नहीं है जो कि इंटरनेशनल लॉ के मैकेनिज़्म को, इन्फोर्समेंट मैकेनिज़्म को कंट्रोल कर रहा हो।
ठीक है। कंप्लाइसेस एंड चैलेंजेस हैं, स्टेट्स ऑफन कंप्लाई विद इंटरनेशनल लॉ बेस्ड ऑन वॉलंटियर एडहेरेंस एंड द परसूट ऑफ डोमेस्टिक रिलेशन रेदर देन द थ्रू द सर्विस ऑफ इन्फोर्समेंट। ठीक है, वो कहते हैं कि इन्फोर्समेंट मुश्किल हो जाती है इंटरनेशनल लॉ की, क्योंकि स्टेट्स जो हैं वो ऑफनली कंप्लाई करती हैं इसके साथ। ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑन ऑफ एथिक्स एंड नॉर्म्स, ये एक आर्गूमेंट दिया जाता है कि इंटरनेशनल लॉ के ऊपर एथिक्स एंड नॉर्म्स जो है ना, जस्ट लाइक ह्यूमन राइट्स नॉर्म्स, ह्यूमैनिटेरियन लॉ, उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। इसलिए इंटरनेशनल लॉ जो है ना वो एक लीगल सिस्टम नहीं है, एक लीगल फ्रेमवर्क नहीं है, बल्कि सिर्फ एक पॉजिटिव मोरालिटी है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, in what respect does international law differ from domestic law, as are there any similarities between them? इंटरनेशनल लॉ और डोमेस्टिक लॉ में डिफरेंस क्या है और सिमिलैरिटीज़ क्या है? ठीक है। तो इंटरनेशनल लॉ और डोमेस्टिक लॉ बेसिकली दो डिस्टिंक्ट लीगल सिस्टम होते हैं। ठीक है। सो देखते हैं कि इनके दरमियान डिफरेंसेस क्या हैं और सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। सबसे पहला है जो डिफरेंस है, डिफरेंस की बात करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस जो है वो है स्कोप एंड जुरिस्डिक्शन का। इंटरनेशनल लॉ के स्कोप की हम बात करें तो ये सॉवरन स्टेट्स और इंटरनेशनल एंटिटीज़ के ऊपर अप्लाई होता है। ठीक है। ये ट्रीटीज़ और कस्टमरी प्रैक्टिसेस ETC को देखते हैं। अगर हम डोमेस्टिक लॉ की बात करें तो ये इंडिविजुअल्स के ऊपर अप्लाई होता है विद इन द टेरिटरीज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है। नेक्स्ट जो इनके अंदर है डिफरेंस है वो है इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म का। इंटरनेशनल लॉ के पास एक सेंट्रलाइज्ड इन्फोर्समेंट अथॉरिटी नहीं है, इसलिए इसके पास एक सेंट्रलाइज्ड एक डिफाइंड इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म भी नहीं है। ठीक है। जबकि डोमेस्टिक लॉ जो होता है उसके पास एक स्ट्रक्चर्ड लीगल सिस्टम होता है, इंक्लूडिंग पुलिस, कोर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज ETC। ठीक है। अब तीसरा जो इनके दरमियान डिफरेंस है वो है लीगल सोर्स का। इंटरनेशनल लॉ का जो सोर्स है वो ट्रीटीज़, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉज हैं। जनरली जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ जो है वो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं जो सिविलाइज नेशंस हैं, और जुडिशल डिसीजंस हैं उनकी बेस पे। जबकि डोमेस्टिक लॉ जो है ये स्टेट में जो रेगुलेशंस, केस लॉज, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, इन सब को देख के जो है ना वो इस्टेब्लिश होता है। नेक्स्ट हमारे पास लेजिटिमेसी एंड अथॉरिटी। इंटरनेशनल लॉ जो है उसके पास एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। ठीक है। इट रिलाइज ऑन द कंसेंट ऑफ स्टेट्स। ठीक है। लेकिन जो डोमेस्टिक लॉ है उसके पास एक रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी होती है, जस्ट लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल या लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, और उसके वही डोमेस्टिक लॉ को शेप करती है और इम्प्लीमेंट करवाती है। ठीक है। अब देखते हैं इनके अंदर जो है ना सिमिलैरिटीज़ क्या है। सबसे पहला तो है रोल ऑफ लॉ। ठीक है। दोनों जो लीगल सिस्टम्स हैं उनका बेसिक प्रिंसिपल रूल ऑफ लॉ ही है। ठीक है। दैट एम्फसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ लीगल नॉर्म्स, प्रेडिक्टेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी ETC। ठीक है। फिर हमारे पास इन दोनों का लीगल फ्रेमवर्क है। लीगल फ्रेमवर्क ऑलमोस्ट दोनों का सेम है, दोनों ही जो है वो डिस्प्यूट एंड कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करती हैं। ठीक है। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन, दोनों सिस्टम जो है वो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं। इंटरनेशनल लॉ को अगर हम देखें तो उसमें भी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ हैं, और इसी तरह डोमेस्टिक सिस्टम के लॉ, लीगल सिस्टम के अंदर भी हम देखें तो उसके अंदर इंडिविजुअल राइट्स को सेफगार्ड करने के जो है ना वो मैकेनिज्म मौजूद होते हैं। ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इन व्हाट रिस्पेक्ट कैन इट बी distinguished from consent based contention jurisdiction? Discuss in view the advisory of opinion of International Court of Justice on the consequences connection of Palau occupied Palestine territory। एडवाइजरी इंटरनेशनल कोर्ट जो है इसके हवाले से क्वेश्चन पूछा गया कि इंटरनेशनल लॉ की जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है वो क्या है और इसके एस्पेक्ट्स क्या हैं, और फिर कहा गया कि उसकी जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसकी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, जो एडवाइजरी ओपिनियन है इसका इंटरनेशनल कोर्ट का, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्कस करें विद रेफरेंस टू द पैलेस्टाइन टेरिटरी। ठीक है। तो इसकी हम एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन की बात करें कि तो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो ICJ की है, इट अलाउज इट टू, वो ICJ को अलाउ करती है कि वो लीगल ओपिनियंस दे सकें या क्वेश्चंस सबमिट रेफर कर सकें टू बर्ड्स यूनाइटेड ऑर्गन्स एंड देयर स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। ठीक है। इसके जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है उसकी हम की फीचर्स की बात करें तो ये नॉन बाइंडिंग नेचर की है। ठीक है। एडवाइजरी जो है वो लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं होती। ठीक है। ये रिक्वेस्टिंग बॉडीज़ होती हैं जो UN ऑर्गन्स हैं
ये स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं वही सिर्फ एडवाइजरी ओपिनियंस के लिए आईसीजे को से रिक्वेस्ट कर सकती हैं। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट फोकस एडवाइजरी ओपिनियन जो है ये ज़्यादातर ब्रॉडर लीगल इश्यूज़ पे होते हैं। ठीक है, दैट डिपेंड द इंटरनेशनल कम्युनिटी और स्पेसिफिक रीजन्स को ये कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं या इफ़ेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्सेंट बेस्ड कॉन्टेंशियस ज्यूरिस्डिक्शन। ठीक है, एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन के मुकाबले में कॉन्टेंशियस ज्यूरिस्डिक्शन जो है आईसीजे की, इट इन्वॉल्व्स रिजॉल्विंग डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स एंड हैव कंसेंटेड द कोर्ट्स ज्यूरिस्डिक्शन। ये आईसीजे को ये अलाउ करती है, ये जो हमारे पास कंटेंशियस ज्यूरिस्डिक्शन है कि वो स्टेट्स के दरमियान जो डिस्प्यूट्स है उसको हल करने में रोल प्ले कर सके। ठीक है, ये बाइंडिंग डिसीजंस होते हैं। ठीक है, इनके पास जो है ना आईसीजे के पास इसका एक लीगल यानी कि आप कह लो कि लीगल ऑब्लिगेशन मौजूद है। ठीक है, स्टेट कंसेंट रिक्वायर्ड, जो केस कोई भी हो जो बोथ पार्टीज़ के दरमियान, उसमें स्टेट का कंसेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ये जो है ना कंटेंशियस ज्यूरिस्डिक्शन ये ज़्यादातर जो है ना लीगल डिस्प्यूट्स के हल के लिए की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डिस्टिंग्विश फीचर्स। एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन जो है उसके डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स जो है उसको देखते हैं। नेचर ऑफ ज्यूरिस्डिक्शन जो है ये नॉन कंटेंशियस है। ठीक है, ये जो है ना इसमें स्टेट का कॉन्सेंट शामिल नहीं हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आउटकम्स की अगर हम बात करें तो एडवाइजरी ओपिनियन जो है दैट आर नॉट बाइंडिंग एंड सर्व एज गाइडेंस के तौर पे जो है ना ये सिर्फ एक नॉन बाइंडिंग होती है और सिर्फ एक एडवाइस होती है, एक गाइडेंस होती है। जबकि दूसरी तरफ जो कंटेंशियस डिजीज़ जो होती है, जो रिस्ट्रिक्शन, वो बाइंडिंग होती है और इन्फोर्समेंटेबल होती है। ठीक है, पार्टीज इन्वॉल्व एडवाइजरी ओपिनियन जो है दैट कैन इन्वॉल्व ब्रॉडर क्वेश्चंस। ठीक है, रेलिवेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिटी। जबकि कॉन्टिन्यूस जो कॉन्टेंशियस ज्यूरिस्डिक्शन होती है ये बिटवीन सम सॉवरेन स्टेट्स डिस्प्यूट के लिए होती है। ठीक है, इसके लिए हम एग्जांपल के तौर पे केस की बात करते हैं। एडवाइजरी ओपिनियन ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वॉल इन द ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन। जब आईसीजे ने एक एडवाइजरी ओपिनियन दिया था कि पैलेस्टाइन के जो है अंदर एक वॉल कंस्ट्रक्ट कर दी जाए। ठीक है, ये जो है ना इस एडवाइजरी ओपिनियन के लिए जो रिक्वेस्ट है वो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की तरफ से आई थी। ठीक है, तो इसकी हम जहाँ लीगल फाइंडिंग्स की बात करें अगर इस केस की, तो आईसीजे कंक्लूडेड दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल वायलेटेड इंटरनेशनल लॉ। ये जनरल असेंबली का एक मौक़िफ़ था कि पैलेस्टाइन और इसराइल के दरमियान एक जो है ना दीवार खड़ी कर दी जाए। जबकि आईसीजे ने कहा कि इंटरनेशनल लॉ के जो हमारे पास चार्टर है उसके हवाले से जो कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल है वो इलीगल है। ठीक है, ठीक है, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें कि ये एडवाइजरी ओपिनियन कॉल्ड अपॉन इसराइल टू केस कंस्ट्रक्शन डिसमेंटल द वॉल एंड प्रोवाइड कंपनसेशन फॉर डैमेजेस यूज्ड। ठीक है, इसके आगे जो है ना वो इसराइल ने मसीद इसके ऊपर एक्शन लिया था। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है नरेट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीटी इन इंटरनेशनल लॉ के अंदर ट्रीटी की क्या इंपॉर्टेंस है। बहुत दफ़ा हमने इंटरनेशनल लॉ के अंदर इसको ट्रीटी को डिस्कस किया है। ये एक फंडामेंटल इंस्ट्रूमेंट है, फंडामेंटल सब्जेक्ट है, फंडामेंटल टूल है इंटरनेशनल लॉ के अंदर। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि एक जो है ना लीगल एग्रीमेंट होते हैं बिटवीन सम स्टेट्स। तो इसकी ना इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले है इस्टेब्लिशिंग लीगल ऑब्लिगेशंस। ट्रीटीज़ जो है ना ये बाइंडिंग लीगल ऑब्लिगेशंस होती हैं फॉर द स्टेट एंड दैट रेटिफाई दैम। ठीक है, बाइंडिंग नेचर जो है ना वो ज़रूरी होती है फॉर मेंटेनिंग ऑर्डर इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो है ना ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए बाइंडिंग नेचर होना ज़रूरी होती है। नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग कॉपरेशन। ट्रीटीज़ जो है ये कॉपरेशन को बढ़ाती हैं बिटवीन स्टेट्स एंड बिटवीन अमंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो। ठीक है, नेक्स्ट है क्लेरिफाइंग राइट्स एंड ड्यूटीज़। ट्रीटीज़ जो हैं वो जो है राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो स्टेट की हैं उसको स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस के अंदर जो है वो डिस्क्राइब करते हैं, क्लियरली डिस्क्राइब करते हैं। प्रमोटिंग पीसफुल रेजोल्यूशंस ऑफ डिस्प्यूट। ट्रीटीज़ जो है वो जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उसको जो है ना यूज़ ऑफ फोर्स की बजाय
पीसफुल तरीके से हल करने में हम रोल प्ले करता है। रिफ्लेक्टिंग कॉन्सेंसिस एंड शेयर्ड वैल्यूज़, ट्रीटीज़ जो है ना वो ज़्यादातर कॉन्सेंसिस को रिफ्लेक्ट करती है, और जो शेयर्ड वैल्यूज़ जो दो कंट्रीज़ या दो स्टेट्स आपस में कर रहे हैं, ट्रीटी कर जो है ना वो साइन कर रहे हैं, उनके जो शेयर्ड वैल्यूज़ हैं उसको ये रिफ्लेक्ट करती है, उस यानी कि उसको ज़ाहिर करती है या इसके ज़रिए वो शो होती है। नेक्स्ट है अडाप्टिंग टू चेंजिंग का सर्कमस्टेंसेस, ट्रीटीज़ जो है ना ये अमेंडेबल होती हैं, सब इनको जो है ना न्यू जो इवॉल्विंग इंटरनेशनल सर्कमस्टेंसेस उसके हवाले से अडाप्ट किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट ट्रीटीज़। क्वेश्चन का बी पार्ट हमारे पास है, एक्सप्लेन वेरियस स्टेप्स इन कंक्लूजन ऑफ अ ट्रीटी, ट्रीटी के कंक्लूजन के जो है ना बेसिकली स्टेप्स बयान करें, यानी कि ट्रीटी जो है वो कैसे साइन की जाती है। सबसे पहले होती है निगोशिएशन, जो है ना फर्स्ट सेल्फ जो निगोशिएशन में क्या होती है कि जो ट्रीटी के टर्म्स है ना बिटवीन पार्टीज़ वो डिस्क्राइब किए जाते हैं, निगोशिएट किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होती है अडॉप्शन, अडॉप्शन जो होती है जब निगोशिएशन हो जाती है तो उसके बाद ना एक एग्रीड टेक्स्ट ट्रीटी का जो है ना वो फॉर्मली अडॉप्ट किया जाता है। अडॉप्टेशन जो है ना वो ज़्यादातर होती है डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंसेस और मीटिंग्स के अंदर, ठीक है, यानी कि आप कह लो कि ट्रीटी को जो है ना रिटन फॉर्म में लेके आया जाता है। फिर जो है ना वो सिग्नेचर होते हैं अडॉप्टेशन के बाद, जो अथॉरिटाइज रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं स्टेट के, वो ट्रीटीज़ को साइन करती हैं, ठीक है। फिर रेटिफिकेशन होती है, सिग्नेचर के बाद एक स्टेट जो है ना वन स्टेट मस्ट अंडरगो इट्स डोमेस्टिक लीगल प्रोसेस टू रेटिफाई द ट्रीटी, ठीक है। एक स्टेट जो अपने डोमेस्टिक लीगल सिस्टम से इसको रेटिफाई करवा लेता है ट्रीटी को, ठीक है। फिर एंट्री इनटू फोर्स, अब ट्रीटी जो है ना वो रेटिफाई होने के बाद इसको जो है ना वो इनटू फोर्स लाया जाता है, ठीक है। दैट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टेट्स हैव रेटिफाइड इट, यानी कि जब नंबर ऑफ स्टेट्स इसको रेटिफाई कर लेती हैं तो हम ये कहते हैं कि ये एंट्री इनटू फोर्स हो गई है, ठीक है। फिर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, और वंस जब एक ट्रीटी जो है वो फोर्स हो जाए तो उसके बाद ट्रीटी को इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसके पास जो है ना उसको यानी आप कह लो फिजिकली उसके ऊपर काम शुरू किया जाता है। फिर मॉनिटरिंग एंड कंप्लाइंसेस होती है, जितनी भी ट्रीटीज़ होती हैं, मैनी ट्रीटीज़ जो है वो उनके अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म होता है कि उनको मॉनिटर करता रहता है, ठीक है, उनके इम्प्लीमेंटेशंस को, कंप्लाइंसेस को मॉनिटर करता रहता है। फॉर एग्जांपल किसी का कोई कंस्ट्रक्शन ट्रीटी थी तो मॉनिटर करेगा कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट ट्रीटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज़ सो कॉल्ड कंपल्सरी जुरिस्डिक्शन explain under what circumstances the ICJ has jurisdiction to settle an interstate dispute। और पहला जो इसका क्वेश्चन है वो हमारे पास है, पहला पार्ट के किन सर्कमस्टेंसेस के बेस पे ICJ जो है वो इंटरस्टेट जुरिस्डिक्शन को, जो इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स हैं उसको हल कर सकती है, यानी कि उसके अंदर स्टेट जुरिस्डिक्शन के अंदर इंटरवीन कर सकती है। और दूसरा पार्ट है एक्सप्लेन वेदर और नॉट इन द व्यू ऑफ ICJ इट्स प्रोविजनल मेजर्स आर बाइंडिंग, ठीक है, उसके प्रोविजनल मेजर्स को जो है कैसे डिस्कस किया जा सकता है। सबसे पहले हम ए पार्ट का आंसर देते हैं, तो उसमें हम जो है ना वो प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट की बात करते हैं। जो ये जो प्रिंसिपल है इट कॉर्नरस्टोन ऑफ इंटरनेशनल रिफ्यूजीज लॉ के बारे में है, ठीक है, और ह्यूमन प्रोटेक्शन लॉ। दिस प्रिंसिपल प्रोहिबिट्स स्टेट्स फ्रॉम रिटर्निंग रिफ्यूजीज और असाइलम सीकर्स टू कंट्रीज वेदर दे फेस विद, ये जो है ना लॉ ये कहता है, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जो रिफ्यूजीज़ होते हैं उनको आपको वापस नहीं भेजना चाहिए उस सूरत में कि उनको जो उनका है ना यानी कि पेरेंट्स स्टेट है उसमें वो अगर जाएँ तो उनको आपको अगर महसूस हो कि वहाँ पे ख़तरा है उनकी लाइफ को, उनके फ्रीडम को, तो उनको वापस नहीं भेजना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है ना हम बात करते हैं इसकी लीगल फ्रेमवर्क की। तो लीगल फ्रेमवर्क में जो इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं ये प्रिंसिपल जो है ना ये आर्टिकल 33 है 1951 का, 1951 कन्वेंशनल रिलेटिंग टू स्टेटस ऑफ रिफ्यूजीज एंड फर्दर, उसके बाद जो है ये 1971 के प्रोटोकॉल्स का हिस्सा था, ठीक है। फिर इसमें ह्यूमनिटेरियन लॉ आता है, ह्यूमन राइट्स लॉ आता है, जो प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट है, ये बेसिकली ह्यूमन राइट्स का एक इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि आप जैसे वो कह रहे हैं कि जहाँ पे थ्रेट हो वहाँ पे आप रिफ्यूजीज़ को वापस ना भेजें, तो इट्स मीन कि वो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है,
ठीक है। एप्लीकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो इसमें जो है असेसमेंट ऑफ रिस्क है। एज अ पर्सन सीक असाइलम, जब कोई भी पर्सन असाइलम लेता है तो स्टेट जो है उसको जो मस्ट कंडक्ट थारो असेसमेंट उसकी करनी चाहिए कि वादर दे टर्निंग द इंडिविजुअल वुड एक्सपोज दैम टू हार्म, यानी कि इस शख्स को पनाह देना कि उनको खुद को नुकसान तो नहीं पहुँचाएगा। ठीक है। एग्जाम्पशंस हैं, वाइल नॉन इन्फॉलमेंट इन फंडामेंटल प्रिंसिपल देयर आर लिमिटेड एग्जाम्पशंस, कि कुछ लिमिटेड एग्जाम्पशंस भी हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल्स पोजिंग अ थ्रेट टू इंटरनेशनल सिक्योरिटी, को अगर कोई इंटरनेशनल सिक्योरिटी को ख़तरा दे रहा है कोई इंडिविजुअल और वो फिर अगर असाइलम लेता है तो आप उसको दोबारा नहीं निकाल सकते, वो कहेगा कि उसको ख़तरा है, लेकिन ये चीज़ फिर साथ में इंटरनेशनल ख़तरे का बायस बन रही है। ठीक है। इंटरनेशनल सिक्योरिटी को ख़तरे का बायस बन रही है। ठीक है। नेक्स्ट है चैलेंजेस एंड कंट्रोवर्सीज। इसकी चैलेंजेस क्या है प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट को? सबसे पहला है पॉलिटिकल डायनामिक्स। स्टेट्स के बढ़ते हुए या इवॉल्व होते हुए, चेंज होते हुए जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट होते हैं वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन को जो है ना बहुत हद तक इफेक्ट करते हैं। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग। द ग्रोइंग नंबर ऑफ रिफ्यूजीज और साइलम्स के बढ़ते हुए जो नंबर्स हैं साइलम सीकर्स ग्लोबली हैज़ रेज्ड क्वेश्चंस अबाउट बर्डन शेयरिंग अमंग स्टेट्स, यानी कि उसमें एक क्वेश्चन ये किया गया है कि जो बढ़ते हुए रिफ्यूजीज़ हैं या असाइलम्स हैं, असाइलम सीकर्स हैं, उसकी वजह से डिफरेंट स्टेट्स के ऊपर जो है ना वो ओवर बर्डन हो रही है, उनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास है इसी का पार्ट भी, जो रिस्ट्रिक्शन ऑफ अ मैरीटाइम स्टार्ट ओवर कोस्टल वाटर्स। ठीक है। जो रिस्ट्रिक्शन ओवर मैरीटाइम स्टेट जो है ये कोस्टल वाटर के ऊपर, ये एक फंडामेंटल रिस्पेक्ट है इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ का। ठीक है। ये जो है ना राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिस्क्राइब करता है स्टेट की टूवर्ड्स मैरीटाइम टेरिटरी। ठीक है। तो हम आगे इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। की जोन्स ऑफ मैरीटाइम जो रिस्ट्रिक्शन के जो की जोन्स हैं उसमें टेरिटोरियल वाटर्स हैं। ठीक है। और इसमें जो है ना कॉन्टीजियस जोन है। कॉन्टीजियस जोन जो है ना ये अप टू 24 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन से आगे है। ठीक है। अब फिर इसकी हम बात करें तो इसकी इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क की बात करें तो ये जो लॉ है ये यूनाइटेड स्टेट के द यूनाइटेड स्टेट कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी जो कि 1982 में अडॉप्ट किया गया था उसका ये हिस्सा है। ठीक है। कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ की बात करें तो ये जो हमारे पास लॉ है मैरीटाइम के हवाले से, ये कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ भी इसमें बहुत अहम रोल प्ले करता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं चैलेंजेस एंड डिस्प्यूट्स की। वो कौन सा डिस्प्यूट है जहाँ पे मैरीटाइम जो लीगल फ्रेमवर्क है उसको ऑपरेट होना पड़ता है? इसमें सबसे पहले ओवरलैपिंग क्लेम्स है। मैरीटाइम बाउंड्रीज जो है ना वो डिस्प्यूट जो बाउंड्रीज़ हैं उसके ज़रिए डिस्प्यूट हो सकती है। आप देखें मैरीटाइम जो होती है यानी मेरीन वाटर जो है उसके अंदर एक प्रॉपर बाउंड्री लगाना या एक डिफाइंड बॉर्डर लगाना ये मुश्किल होता है, इसलिए जो है ना वो स्टेट्स के दरमियान डिस्प्यूट्स बढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, द मैनेजमेंट ऑफ जो है मेरीन रिसोर्सेज उसकी मैनेजमेंट ना होने की वजह से इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कम हो रही है और ओवर फिशिंग, पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज जो हैं वो बढ़ रहे हैं। ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट जुरिस्डिक्शन ऑफ मैरीटाइम। सो दैट्स ऑल अबाउट 2024 एग्जाम।